अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आज का हमारा टॉपिक कोरोना वायरस से मुतल्लिक है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कोरोना वायरस की हिस्ट्री क्या है, सार्स कोव, मर्स कोव, सार्स कोव 2 ये क्या है और इनसे पैदा होने वाली बीमारियां सार्स, मर्स और कोविड 19 की अलामतें क्या हैं, इनकी सिवियरिटी वगैरह क्या है। और इसके अलावा जो है पेंडेमिक डिजीज किसे कहा जाता है, जोनोटिक ट्रांसमिशन क्या है, और कोविड 19 की जो आज का खसूसी टॉपिक जो है वो कोविड 19 या सार्स कोव 2 के मुतल्लिक है। उसकी अलामात क्या हैं, उसकी कॉमन अलामतें क्या हैं, उसकी लेस कॉमन क्या है और रेयर जो सिम्टम्स है वो क्या है। इसके अलावा इसको अगर हम सेवियरिटी के हिसाब से डिवाइड करें तो इसकी जो तीन स्टेजेस हैं, माइल्ड, सवियर और क्रिटिकल स्टेजेस की अलामतें क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ये कौन सी स्टेज का पेशेंट है, और इसका जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं हूं डॉक्टर मुजम्मिल कलीम ताहिर और आपको अपने चैनल क्योर विद केयर में खुश आमदीद करता हूं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिली हुई हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो फिर आगे वो क्लियर नहीं हो पाएगी। और इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ ग्राफ वगैरह शेयर किए हैं, समझने में मुश्किल हो तो इंशाल्लाह वो उन ग्राफ्स की मदद से आसानी से हम समझ जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कोरोना वायरसेस, जहाँ तक कि कोरोना वायरसेस का ताल्लुक है, ये वायरसेस ही की एक मुख्तलिफ फैमिली जिसे कोरोना विरिडी का नाम दिया गया है उससे ताल्लुक रखने वाले पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैं। ये 3 या 4 मेजर प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनका जो मुकम्मल साइज जो है जिसे वायरियन कहा जाता है वो 120 से 160 नैनोमीटर डायमीटर का है, और इनके जो जेनियम का साइज है वो तकरीबन 26 से 32 किलो बेसिस का है, और ये अब तक के सबसे बड़ा जेनियम रखने वाले आरएनए वायरसेस हैं। और जहाँ तक इन वायरसेस की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि ये वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। यानी किसी भी जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस के साथ आज़ादाना तौर पे अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए रिकम्बिनेशन होने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं, और इसी रिकम्बिनेशन के नतीजे में एक नोवेल वायरस जो है वो तश्कील पाता है। और इनकी रिकम्बिनेशन का बेहतरीन वक्त या बेहतरीन टाइम वो होता है जब एक ही होस्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कोरोना वायरसेस पाए जाएं। यानी कह लें कि इंसान या चमगादड़ों के अंदर एक से ज़्यादा किस्म के एक ही वक्त में अगर कोरोना वायरसेस होंगे तो इनके अंदर रिकम्बिनेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इस रिकम्बिनेशन के नतीजे में एक नया कोरोना वायरस। जहाँ तक कोरोना वायरस की हिस्ट्री है तो सबसे पहले कोरोना वायरस 1930 में मुर्गियों के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह बना। यानी 1930 में पहली दफ़ा ये दरियाफ्त हुआ, और उसके बाद 1940 में मज़ीद 2 जानवरों के अंदर ये दरियाफ्त हुआ। जबकि इंसानों के अंदर 1960 में 60 की दिहाई में कॉमन कोल्ड के ऊपर स्टडी के दौरान ये वायरस दरियाफ्त हुआ था, और उस वायरस का नाम जो था वो B814 रखा गया था। कोरोना वायरसेस जो हैं इनकी होस्ट रेंज काफ़ी ज़्यादा वसी है। इसके अंदर सबसे जो सर फहरिस्त जानवर है या उसके अंदर चमगादड़ सबसे सर फहरिस्त है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ परिंदे, जानवर, इंसान, यहाँ तक कि सांप भी इसके होस्ट के रेंज में आते हैं। जबकि इंसानों में तकरीबन 7 किस्म के कॉमन कोरोना वायरसेस पाए जाते हैं। 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस।
यहाँ पे मैं एक और बात वाضح कर दूं, ये अल्फा और बीटा से मुराद, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा। जो अल्फा और बीटा वायरसेस हैं वो इंसानों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और ये चारों किस्म के जो वायरसेस हैं ये माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस मसलन कॉमन कोल्ड जैसी अलामतें पैदा करने की वजह बनते हैं, जबकि अडल्ट्स में 10 to 30% जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन की वजह भी यही वायरसेस होती है। और इनके जो कोरोना कहलाने की वजह क्या है, इनको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो इनके ऊपर जो स्पाइकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो एक क्राउन की मानिंद नजर आती हैं, और लातीन जबान के अंदर क्राउन के मायने कोरोना है, तो इसी से इसका नाम कोरोना रखा गया है। बाकी जो 3 अकसाम के वायरसेस हैं उनमें सार्स-कोव, मर्स-कोव, सार्स-कोव-2 शामिल हैं। जो सार्स-कोव है, इस वायरस का आउटब्रेक जो था वो 2003 में हुआ, और इसने तकरीबन 2002 से स्टार्ट हुआ था, 2002 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, और 2003 के मिड तक तकरीबन इसने 8000 लोगों को मुतासर किया और 774 लोगों के मौत की वजह भी बना था। और जबकि इससे होने वाली डिजीज का नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रखा गया। और इसी तरह जो मर्स-कोव है ये 2012 में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स की वजह बना, और इस वायरस ने तकरीबन 2494 लोगों को मुतासर जबकि 858 लोगों की मौत की वजह भी बना था। सार्स-कोव-2 ये कोविड-19 डिजीज की वजह बना, और इसका जो फैलाव था वो चाइना के शहर वुहान से स्टार्ट हुआ था, और ये अभी तक यानी 25 अप्रैल तक 2.74 मिलियन लोगों को मुतासर और जबकि 1,95,387 लोगों की मौत की वजह भी बन चुका है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी इसी वायरस यानी सार्स-कोव-2 और इससे पैदा होने वाली जो डिजीज है कोविड-19 पर है। तो मैं आगे जाने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें वाज़े करता चलूँ कि जो कोरोना वायरसेस हैं ये इंसानों के वायरसेस नहीं हैं, ये जानवरों के वायरसेस हैं। इंसानों और जो जानवरों के वायरसेस हैं ये दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज नहीं होते, यानी इंसानों के वायरसेस जानवरों पे और जानवरों के जो वायरसेस हैं वो अमूमन इंसानों पे असरअंदाज नहीं होते। मगर जब कभी जानवरों के वायरसेस ये एबिलिटी हासिल कर लें कि वो इंसानों पर असरअंदाज हो सके या इंसानों पर असरअंदाज होते हुए बीमारी की वजह बन सके, तो वो अमूमन सीरियस इलनेस की वजह बनते हैं। और ये क्यों बनते हैं सीरियस इलनेस की वजह, इसमें बहुत से जो है वो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, मगर जो सबसे अहम और सबसे बुनियादी जो फैक्टर है या बुनियादी जो वजह है वो है इम्यूनिटी का ना होना, यानी इंसानों में इसने वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं होती, क्योंकि इससे पहले ये इंसानों के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, इसलिए कोई भी इंसान के अंदर इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, किसी भी नए नोवेल वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं होती। और इस ट्रांसमिशन को यानी जानवरों के वायरसेस का जंप करके इंसानों में आना, इस ट्रांसमिशन को जूनोटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है। और जो कोरोना वायरसेस हैं ये जूनोटिक ट्रांसमिशन के जरिए इंसानों पर असरअंदाज हुए। जहाँ तक सार्स-कोव-1 या सार्स-कोव 2003, इसका जो असल नाम है वो सार्स-कोव ही है, मगर आसानी के लिए मैं इसे सार्स-कोव-1 या सार्स-कोव 2003 कहूँगा ताकि समझने में आसानी रहे। के मुतालिक माहिरीन की जो है वो मजबूत राय है कि ये चमगादड़ों का वायरस था जो वहां से एक इंटरमीडिएट एनिमल होस्ट जो है सिवट कैट में ट्रांसफर हुआ, और इस वायरस ने सिवट कैट को अपना होस्ट बनाते हुए इंसानों में जंप किया, यानी ये चमगादड़ों से सिवट कैट में ट्रांसफर हुआ और सिवट कैट से ये इंसानों में ट्रांसफर हुआ। जबकि कुछ माहिरीन का यह भी ख्याल है कि ये डायरेक्ट चमगादड़ों से इंसानों में ट्रांसफर हुआ था। सार्स
کوو 2003 سے پیدا ہونے والی بیماری یعنی سارس سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سینڈروم کی جو علامات ہیں وہ کووڈ 19 یعنی سارس کوو 2 وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری جو ہے کووڈ 19 سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں. یعنی فیور دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، کف دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، ہیڈ ایک دونوں میں ہے. یعنی ان کی جو کافی زیادہ علامتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں.